नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस पाठ का सहस्वर वाचन करेंगे। सहस्वर वाचन का मतलब हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे, साथ में इनके कठिन शब्दों को भी यहीं पे देख लेंगे। इस पाठ के लेखक कामता नाथ हैं, कामता नाथ, और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इस कहानी में जो शहरीकरण बढ़ रहा है, यानी कि लोग जो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, नए नए उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, जिसके कारण गांव के जो लघु उद्योग धंधे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी दुख को इस कहानी में चित्रित किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, मुझे यानी लेखक को, क्योंकि वह बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ पर बदलू नाम का एक मनिहार था, जो उसे लाख को पिघलाकर नई नई सुंदर सुंदर गोलियां रंग बिरंगी बना करके उसको दे देता था। बच्चे तो इसी में बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं ना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहाँ सारे बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचे यानी ऊंचे स्थान पर। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन यानी बरामदा सा था, बड़ा खुला मैदान। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। देखो इस चित्र में ये भट्टी है, इसको खींचकर इसमें हवा दी जाती है, जिससे कि ये भट्टी दहकती है और लाख को इसमें पिघलाया जाता है। फिर ये लकड़ी की मुंगेरी है, गोल होती है, इसमें चूड़ियों को आकार दिया जाता है। छोटी चूड़ियाँ, बड़ी चूड़ियाँ, हर नाप की चूड़ियाँ इसमें बना ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख का मतलब होता है धातु की छड़, यानी धातु से, लोहे से बनी हुई छड़ होती है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती है। अभी अभी मैंने बताया था मुंगेरिया क्या होता है। बेलन नुमा, बेलन की जैसी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू का ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का क्या मतलब होता है? बैठने के लिए एक चौकोर खाट होती है। खाट यानी जो रस्सियों से बुनी हुई होती है, उस पर बैठकर वो काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, मेरा यानी लेखक का। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। कितने? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ रोज़ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बदलू किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाता था, इसका वर्णन लेखक कर रहा है, और लेखक को बदलू लला कहा करता था।
आगे पढ़ते हैं हम। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पिता का पेशा, यानी उसके पिता भी यही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है बिक्री। चूड़ियों की बिक्री बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ पे ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। देखो, लोहे लग गए, ये मुहावरा भी है। लोहे लगने का मतलब है मुश्किल से, बहुत मुश्किल होना, मतलब उसको मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी जानते हो, जो सिर पर लपेट कर बांधी जाती है ना, लंबी सी रंग बिरंगी पगड़ियाँ। और रुपए जो मिलते सो अलग। तो रुपए तो उसको यहीं मिलते थे शादी विवाह में, वैसे तो वो रुपए लेता ही नहीं था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, यानी कि लाख की चूड़ियाँ वज़न में थोड़ी भारी होती है और कांच की चूड़ियाँ हल्की होती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था, लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि यानी समय, बहुत लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों? 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि इस तरह की छोटे बच्चों को ही ज़्यादा रुचि रहती है, इच्छा रहती है। तो अब वह बड़ा हो चुका था तो लाख की गोलियाँ तो उसे अब क्या भाएंगी, अब तो दूसरी चीज़ों में मन लगता है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई,
और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, दवाई लगाकर पट्टी करना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू उसको नहीं पहचानने के कारण देखता रहा। फिर लेखक ने अपना परिचय दिया। क्या दिया? कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि वह सोच रहा हो। स्मृति पटल यानी सोच रहा हो कि अतीत यानी पहले के समय को सोच करके उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और अचानक उसे याद आ गया कि ये कौन है, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो बदलू काका ने उसे पहचान लिया है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। ना मचिया ना भट्टी। आजकल काम नहीं करते का काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल हो गए बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है ना लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जैसे ही वो खांसा तो उसने सोचा कि ये मेरे लिए गलत सोचेगा, कि जैसे मेरे ऊपर मेरे दमा हो, तो उसने तुरंत सफाई पेश की। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी उसने पहले से ही विचार कर लिया। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब होता है मौसम के अनुसार, मौसम जब बदलता है तब जो खांसी हो जाती है, जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, क्योंकि बदलू काका दुखी हो चले थे। थोड़ा बात का विषय बदला ताकि उनका मन बहल जाए। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी खुश होकर, कुछ तो खुशी का उसको मिला। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, उनकी बेटी का क्या नाम था? रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होकर यानी देख कर, मेरी तरफ देख कर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, क्योंकि वो बचपन में भी तो उसे आम ही खिलाया करते थे ना। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया का मतलब होता है एक बांस की बनी हुई टोकरी होती है, छोटा सा पात्र। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता। वक्त यानी एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं,
इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। निगाह यानी नज़रें अपनी तो उसके हाथों की तरफ गई तो गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। यानी कि रज्जो ने यानी बदलू की बेटी ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने में मुझको दे रहे थे, तो 10 आने दे रहे थे जो इसको पसंद नहीं था और ये शादी ब्याह में ही जिद करता था। हमने सबसे शुरू में ये चीज़ पढ़ी थी, तो इसने मना कर दिया। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी आज भी उसमें हिम्मत थी और उसने जिस तरह से लेखक की खातिरदारी की, उसे आम खिलाए और अपनी मजबूरी भी बताई, उससे ये पता चलता है कि बदलू का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली था। तो इसी के साथ आज हमारा ये पाठ ख़त्म हो रहा है। आगे हम इस पाठ के कठिन शब्द और सारांश का भी एक छोटा वीडियो बना देंगे। ये आपके लिए है कि यदि आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी से पूरा पाठ सहस्त्र वाचन कर सकते हैं। धन्यवाद।